पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? इस तरह के प्रश्न पीसीएस की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बताइए। देखिए, यूरिक एसिड मारकर गलत मत कर देना, इसका आंसर है लैक्टिक एसिड, पेशी थकान के लिए। तो पेशी थकान के लिए लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो उत्तरदायी होता है। यूरिक अम्ल जो होता है वो गठिया रोग के लिए उत्तरदायी है। और बेंजोइक अम्ल जो है वो फलों के परिरक्षण के लिए उत्तरदायी है। याद रखिए, 3 प्रश्न तैयार करा दिए एक में। क्वेश्चन नंबर 2 है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए, बताइए। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी दी जाती है किसके? रोहिणी के बचाव के लिए दी जाती है, ये करेक्ट है यहाँ पर। चेचक के बचाव के लिए दी जाती है, ये भी करेक्ट है। पोलियो के बचाव के लिए नहीं, तो पोलियो के बचाव के लिए नहीं, तो यहाँ पर चेचक, तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए चेचक के बचाव के लिए भी नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट। रोहिणी के लिए है, टिटनेस के लिए है, और इसमें चेचक है तो ये भी नहीं हो सकता। तो कुकुर खांसी है, टिटनेस है, और रोहिणी है। रोहिणी है, टिटनेस है, और कुकुर खांसी के उपचार के लिए। यह रोहिणी का मतलब डिप्थीरिया से है, किससे है? डिप्थीरिया से। तो इसका जो आंसर हम लगा देंगे यहाँ पर वो डी हो जाएगा। तो देखिए, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को रोहिणी मतलब डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाव के लिए दी जाती है। टिटनेस को हनुथंब या लाकजा भी कहते हैं। टिटनेस को हनुथंब या लाकजा रोग भी कहते हैं, अलग से पूछा जा सकता है। तो डीपीटी नहीं दी जा सकती। पोलियो के लिए, चेचक के लिए, पोलियो के लिए, चेचक के लिए दी जाती है। तो रोहिणी मतलब डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस कोशिकाओं को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं? इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में दिखाई दें तो आपको यह सोच लेना चाहिए कि यह नंबर मेरे को फ्री में वितरित किया गया है और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं गवाऊंगा। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट और बहुत ईजी है। क्योंकि जैसे आलू किसी भी सब्जी में डालकर उसका यूज़ कर लेते हैं ना, ऐसे इस क्वेश्चन को किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके उपापचय प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए, बहुत सारी ऊर्जा आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऊर्जा आपको देता है वसा, जो फैट होता है ना, तो वसा से मिलती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा इनमें से। तो देखिए, वसा के उपापचय क्रिया से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है कितनी? 9 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा है, जबकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में कितनी है? 6 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा आंसर किस पे लगाओगे? वसा। अगर वसा ऑप्शन में नहीं है तो, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा इसका कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है, कहाँ से लिया गया बताइए। इबोला वायरस का नाम एक शहर के नाम पर, एक पर्वत के नाम पर, एक नदी के नाम पर, या इन सभी के नाम पर इबोला वायरस? देखिए, सभी के नाम पर नहीं है। इबोला वायरस का जो नाम लिया गया एक नदी के नाम पर लिया गया है। कहाँ की नदी? अफ्रीका की नदी। तो इबोला वायरस सर्वप्रथम कांगो गणराज्य के इबोला नदी के आसपास के क्षेत्र में फैला था। इबोला वायरस सर्वप्रथम कांगो गणराज्य के इबोला नदी के आसपास के क्षेत्र में फैला था। तभी से इस नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा, इबोला नदी के नाम पर इबोला वायरस, अफ्रीकी गणराज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा आलू का खाने योग्य भाग है? इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? प्याज का कौन सा है? मूली, शलजम, शकरकंद। तो आलू का देखिए हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। आलू एक रूपांतरित तना है वैसे भी। गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, तो ये क्या हैं? जड़ें हैं, तो हम इनकी जड़ें खा जाते हैं। आलू, प्याज ये रूपांतरित तना है तो तना खाएंगे। तो देखिए, आलू, अदरक, हल्दी, प्रकंद भाग तना खाने योग्य होता है इनका। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है, कोई एक गलत होगा। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक मतलब रिमूवर के रूप में इसका यूज़ करते हैं, तो करेक्ट है पहला। द्रव अमोनिया जो लिक्विड अमोनिया होती है उसका प्रशीतक में यूज़ करते हैं, ये भी सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अग्निशामक में उपयोग होता है क्या? बिल्कुल होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का भी होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड कृत्रिम वर्षा कराने में, देखिए कृत्रिम, इसको बहुत पूछते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग थोड़ी होता है, ये तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है।
किसका उपयोग होता है कृत्रिम वर्षा कराने में? सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड, पीसीएस का फेवरेट प्रश्न, तो गलत हो जाएगा यही। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो उपयोग होता है वो मरहम पट्टी में होता है, और कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, ना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग घावों की मरहम पट्टी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, घरेलू ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त एलपीजी है उसमें मुख्यतः क्या होता है भाई बताइए? तो उसमें मुख्यतः ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो एसिटिलीन नहीं है, एथिलीन नहीं है, मेथेन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में एलपीजी का मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन ही है। और ये लिक्विड मात्रा में, जो आपके घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसमें गैस नहीं है, उसमें लिक्विड फॉर्म में भरी है गैस। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो देखिए, जेट इंजन उड़ान के दौरान रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? बताइए, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी का पौधे का मतलब क्या है? ऐसा पौधा जो कीटों का भक्षण करे। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं, और ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखिए, कुछ पौधों की पत्तियां विशेष प्रकार से रूपांतरित होकर विशेष रचनाएं बनाती हैं, जिनकी सहायता से वे कीटों को पकड़ लेती है। ये देखिए, इनकी नहीं है, इन कीटों को पचाकर वे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए नेफेंथीज, जिसे कलश पादप भी कहा जाता है। तो या तो ऐसे पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन से जो पौधे हैं वो कीटभक्षी पौधे हैं? तो कलश पादप एक कीटभक्षी पौधा है जिसे नेपेंथीज कहा जाता है। या तो ये नाम आएगा या फिर ये नाम आएगा। ड्रोसेरा भी एक कीटभक्षी पौधा है जिसे संडियो कहते हैं। और यूट्रिकोलेरिया भी एक कीटभक्षी पौधा है जिसे ब्लैडर वर्ट कहते हैं। यह प्रश्न असिस्टेंट कमांडेंट में भी पूछा जा चुका है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान देना, अध्यक्षता बोल रहा है, अध्यक्षता बोल रहा है। कनिष्क मत लगा देना, क्योंकि कनिष्क के तो शासनकाल में हुई थी। शासनकाल में होना और अध्यक्षता करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो वसुमित्र के शासनकाल में हुई थी। ये इसका अध्यक्ष था, और अश्वघोष था उपाध्यक्ष। अश्वघोष था उपाध्यक्ष। और किसका शासनकाल था? ये कनिष्क का शासनकाल था। तो सारी की सारी बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इनका रिपीटेशन करता हूँ मैं एग्ज़ाम में, ताकि पूछ ली जाएँ तो आप इसको गलत ना कर दो वहाँ पर। तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में पूरी जानकारी। स्थान है कुंडबलन। कुंडबलन कहाँ पर? कश्मीर। समय था इसका लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। शासनकाल था उस समय कनिष्क का, मतलब कुषाण वंश का। अध्यक्ष था इसका वसुमित्र, उपाध्यक्ष था इसका अश्वघोष। उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में हो गया था विभाजन। कौन कौन से थे वो? हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। सिकंदर ने झेलम के तट पर किसको पराजित किया था? पोरस को पराजित किया था। तो देखिए, सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की अल्पायु में वह राजा बन गया। वह एक महत्वाकांक्षी राजा था। सिंधु कूच में सिकंदर ने सर्वप्रथम अस्कटक तथा अश्वकों को परास्त किया। इस राज्य की स्त्रियों ने पुरुषों की मृत्यु के पश्चात युद्ध किया। सिकंदर ने इस राज्य की सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया, और सिंधु नदी के पार झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस से आत्मसमर्पण की मांग की। यह सिकंदर की अंतिम विजय थी।
व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैदिक कर्मकांड में होता का क्या संबंध है? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, किससे है होता का संबंध बताइए? तो ऋग्वेद से ही संबंध है होता का, ऋग्वेद से। तो 4 वेद हैं देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है, इसलिए इसे मानव जनजाति का प्रथम धर्म ग्रंथ कहा जाता है। तो मानव जनजाति का प्रथम धर्म ग्रंथ किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना 1700 ईसा पूर्व में हुई है। कब हुई है? 1700 ईसा पूर्व में हुई है। प्रथम 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहते हैं। अलग से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रथम 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है। इनके पुरोहितों में ऋग्वेद के होत्र, सामवेद के उद्दाता तथा यजुर्वेद के अर्धवर्यु कहलाते थे। शक संवत प्रारंभ होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी तक में पूछा हुआ प्रश्न है। शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईसा पूर्व से, कनिष्क का शासनकाल था इस समय। तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस था, इसके बाद बिम कडफिसेस तथा उसके बाद कनिष्क 78 ईसा पूर्व से शक संवत का प्रवर्तक था। इस संवत को बाद में शक संवत कहा गया। नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं है? किस स्रोत से जानकारी मिलती है ये? तो मेगास्थनीज की इंडिका से यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। तो देखिए, मौर्य प्रशासन की जानकारी आपको मिलेगी कौटिल्य से, विष्णुगुप्त से या चाणक्य से। ये एक व्यक्ति के 3 नाम से जाना गया द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से, एवं यवन राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है। ये 7 वर्ग कौन से हैं भारतीय समाज के? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, पशुपालक, शिल्पकार, मजिस्ट्रेट, पार्षद। जबकि प्राचीन भारत में दास्ता का उल्लेख ही नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा था? तो ये था धौलावीरा। कौन सा था? धौलावीरा। तो देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों में से एक है। इसका विस्तृत उत्खनन R.S. विष्ट ने 1990-91 के अंत में किया था। यह नगर 3 भागों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 17 है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? यह महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित था। किससे? महमूद गजनबी। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो मोहम्मद गजनबी या महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित था। 18वां प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं महदहा से। कहाँ से? महदहा से। तो देखिए, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व आकलित किया गया है। इस काल में हड्डी से निर्मित आभूषण महदहा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? महदहा, महदाह। देखिए, महदाह नहीं है, महदहा है, महदहा। उन्नीसवां प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। किसके? ताराबाई के हाथों में। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा जो नेतृत्व था ताराबाई के, मराठा नेतृत्व जो था ताराबाई के हाथों में था। और औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया। उसने 1669 में बनारस के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशवनाथ मंदिर को तुड़वा दिया। 1669 में बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर या शाही दरवेश भी कहा जाता था। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा था मैंने थंबनेल से, थंबनेल में प्रश्न इसी के एक्सप्लेनेशन से बनाया है कि औरंगजेब को ही कहा जाता था शाही दरवेश या जिंदा पीर। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
अलग से पूछेगा बिल्कुल 1 नंबर में। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? किसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है इनमें से? तो यह है कुराल को। किसको? कुराल को। तो देखिए, कुराल एक तमिल ग्रंथ है जिसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है। लघु वेद, ऋग्वेद को लघु वेद मत समझना। तो लघु वेद की संज्ञा कुराल को दी गई है।